वेलकम फ्रेंड्स। आज हम फिर दोबारा शुरू करते हैं। आपका अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्लास 10 के चैप्टर 1, 2, 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये बात का ध्यान रखें, जो आपका 20 नंबर का मार्कशीट इस बार रखी है बोर्ड एग्जाम में, ये उसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो लो एस्क कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिसका नवीकरण हम नहीं कर सकते। लो एस्क यदि एक बार समाप्त हो जाता तो उसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए लो एस्क अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग। ज्वारीय होता क्या है? जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, जब पानी ऊपर चढ़ता है उसे ज्वार कहते हैं, और वही लहर समुद्र की जो लहर नीचे आती है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा उसके इसे हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अधिक पशुचारण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ग, अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि के निम्नीकरण मतलब भूमि का जो क्षरण होता है, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति कम होती है, इसका मेन कारण जो है वो अधिक सिंचाई होता है। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती को सोपानी भी कहते हैं। तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाकों में होती है, और जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब मैदानी इलाके होते हैं, जबकि उत्तराखंड में पहाड़ होते हैं। तो वहाँ की जो मृदा वो पहाड़ी मृदा होती है, इसलिए उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या झारखंड। तो छात्रों, काली मृदा जो मालवा का पठार है, या हम कह सकते हैं कि जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। यहाँ पे जो गुजरात राज्य है वह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो इसलिए गुजरात राज्य में काली मृदा पाई जाती है। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। भारत के किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। जो भारत का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में पूरे में कौन सी जलोढ़ मिट्टी होती है? तो गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, ये जितने भी सिंधु नदी का मैदान, इन सब, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ सब जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का कलर कैसा होता है? लेटराइट मिट्टी का कलर कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है लेटराइट मिट्टी। अगला, भूमि एक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी को पता है कि भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो सीमेंट, सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा नवीकरण होता है, जल नवीकरण है, जीवाश्म ईंधन और वन, वन भी नवीकरण में आता है। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि पशुओं के जो हमारे हजारों करोड़ों वर्ष तक जीवाश्म दबे रहते हैं, उस दबे रहने से जो फ्यूल प्राप्त होता है, इसे हम फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है, इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यह नवीकरणीय संसाधन योग्य नहीं है, क्योंकि इसको तैयार होने में काफ़ी करोड़ों वर्षों का समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? पशु, पौधे और मछलियाँ, ये सब जैवीय संसाधन होते हैं, जबकि चट्टानें अजैवीय अर्थात निर्जीव संसाधन कौन है? चट्टानें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े खेतों में उगाई जाती है? तो दोस्तों, इसे हम रोपण कृषि कहते हैं। ये समझ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि एक स्थान, कोई कृषि की फसल एक स्थान पर कुछ समय के लिए बोई जाती है, उसके बाद उस स्थान को छोड़ करके वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाकर फसलों का रोपण करते हैं, तो उसे हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि आप समझ गए, लंबे चौड़े क्षेत्रों में जो फसल उगाते हैं उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। बागवानी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की खेती करते हैं उसे हम बागवानी कहते हैं। और गहन कृषि जो कृषि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए की जाती है उसे गहन कृषि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रोपण कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, कपास और चना। यह अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो चना है यह रबी की फसल है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल? तो आप सब ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, तो आपको पता है कि दाल जो होती है, जो दाल है उसमें फलियां होती हैं, तो दालें एक फलीदार फसल होती है। सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है?
अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य। तो सरकार जब भी घोषणा करती है न्यूनतम सहायता मूल्य करती है कि हमारी फसल की कम से कम आपको इतनी कीमत प्राप्त होगी, तो इसे कहते हैं न्यूनतम सहायता मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। तो इनमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन राज्य है। बिखरी कृषि जोतों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है? जोत, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या चकबंदी। तो पता है चकबंदी, खेतों को या जोतों को हम चक कहते हैं, तो चकों को एक साथ बांधना अर्थात बिखरी हुई जोतों जो चक होते हैं उन्हें एक साथ लगाना, उसे चकबंदी कहा जाता है। ऑप्शन ख बी इज द राइट आंसर। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है, अर्थात सबसे प्रयुक्त भूमि जो होती है काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल होती है? गन्ना, रबर, चाय या जूट। तो साथियों जूट जो होती है यह रेशेदार फसल होती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी जो होती है वो दक्कन के पठारों में पाई जाती है। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो अक्सर यह प्रश्न आता है। तो यह किसमें? गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास या ख और ग दोनों। तो यहाँ पे धान और कपास जो है ये खरीफ की फसल है, जबकि चना रबी की फसल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवक्षेप पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो यह बॉक्साइट होता है जो अवक्षेप पदार्थ के अवशिष्ट भार को छोड़ते हुए चट्टानों के अपघटन से प्राप्त होता है। और बॉक्साइट किसका खनिज है, यह आप कमेंट बॉक्स में पास करेंगे। बॉक्साइट से हम कौन सी धातु प्राप्त करते हैं या कौन सा खनिज प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट से। झारखंड में स्थित कोडरमा नामक निम्नलिखित में कौन से खनिज का अग्रणी उत्पादक है? या हम कह सकते हैं झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक किस चीज़ का है? तो यह अभ्रक का है। कोडरमा में अभ्रक बहुतायत रूप में प्राप्त होता है, तो इसलिए कोडरमा अभ्रक का उत्पादन है। निम्न चट्टानों में किस चट्टान के स्तरों से खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो यह तलछटी चट्टानें होती है जहाँ पे खनिजों का निक्षेपण और उनको अलग अलग संचय किया जाता है, तो उन्हें तलछटी चट्टानें कहा जाता है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मोनोजाइट जो रेत होता है उसमें थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखेंगे इसे। थोरियम मोनोजाइट रेतों में प्राप्त होता है। अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है? तो अंकलेश्वर में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। अंकलेश्वर में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है। भारत ने अपने परमाणु विस्फोट कहाँ किए थे? तो ये सभी को याद होगा, कहाँ किए थे? पोखरण में किए थे। कहाँ पर किए थे? पोखरण, राजस्थान में। कोटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोटा से आप समझ जाते हैं कोटा राजस्थान में है, तो परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कोयले के सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयले के सबसे बड़े भंडार दामोदर नदी घाटी में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के बिना प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? तो पेट्रोलियम के बिना जो प्राकृतिक गैस है वो त्रिपुरा और राजस्थान में भंडार उसके खोजे गए हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आया आपके लिए, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध? तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध और कोरबा भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। झरिया और कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है? तो आप पहले भी प्रश्न आ चुका है, जीवाश्म ईंधन जो है ये नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है। कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है उसे बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिकल काम होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वह तमिलनाडु में स्थित है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आपके लिए यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग रिटन क्लासेस। ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे, आप चैनल पर जुड़े रहें।